हेलो एवरीवन। आगे सब तो लोग स्टार्ट करें अभी। यस सर। चलिए, कल हमने जैसे बात की थी ना कि परक्यूजिट्स है, उसके प्रैक्टिकल देखेंगे। ऑलराइट जी। तो अभी प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। मेरी वॉइस क्लियर है सबको? यस सर। ये स्लाइड भी क्लियर है, विजिबल है सबको? चलिए, पहले हमने जो स्टार्ट किया था कल, वो परक्यूजिट्स में रेंट फ्री अकोमोडेशन स्टार्ट किया था। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन में जैसे अनफर्निश्ड का और फर्निश्ड का अलग अलग कैलकुलेशन थी। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल इसका। ये देखिए, ये एक सिचुएशन दे रखी है आपको। इसमें पहले देखिए, इसमें है कि भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, इसका मतलब ये है गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। तो कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, मतलब टैक्सेबल वैल्यू की कैलकुलेशन करनी है हमें। वो परक्विजिट्स ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने अगर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन प्रोवाइड किया है और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ये वाला अप्लीकेबल हो जाएगा। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर है वो, तो उसका कैसे टैक्सेबल होगा, उसमें देखिए क्या लिख रखा है, लाइसेंस फीस। उसमें एक लाइसेंस फीस है, तो लाइसेंस फीस है वो टैक्सेबल हो जाएगी। वो कम हो जाएगा रेंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉई। एम्प्लॉई से जो भी रेंट रिकवर हुआ है वो उससे कम हो जाएगा। अब देखिए इसमें इसमें देखिए, इसमें ये लिख रखा है मंथली लाइसेंस फीस। मंथली लाइसेंस फीस कितनी है? ₹600 है। मंथली लाइसेंस फीस कितनी है? ₹600। उसके बाद नेक्स्ट है मंथली डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉई। मीन्स कि एम्प्लॉई से मंथली डिडक्शन हो जाता है इसका। वो कितना होता है? 500 पर मंथ। 1 सेकेंड, एक कॉल आ रहा है अभी। ऑलराइट। 1 सेकेंड। हेलो। हेलो। हाँ जी। किसको ट्रांसफ़र कर दिए? क्यों इतनी जल्दी? बस क्या? नहीं नहीं, तो देखो कितना टाइम हो गया, कम से कम 15 मिनट तो हुए होंगे। 15 मिनट का इंटरेस्ट चाहिए मुझे। ये 15 मिनट में कौन वापस लौटाता है यार? इतनी इतना फास्ट तो कोई है ही नहीं। इतना फास्ट तो अमेरिका भी नहीं है। अच्छा। चलो चलो ठीक है। ओके भाई, मैं चेक कर। हाँ जी। सॉरी, एक कॉल आ गया था अर्जेंट। अभी स्टार्ट करें? यस सर। हाँ जी। तो इसमें देखिए, इसमें अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ठीक है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई का अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं। इसमें देखिए भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, तो इसका एम्प्लॉयर है गवर्नमेंट है। तो इसमें मंथली लाइसेंस फीस वो टैक्सेबल हो जाती है, और जो उससे रिकवर हुआ है वो उससे माइनस हो जाता है। तो मंथली लाइसेंस फीस कितनी है इसकी? 600 पर मंथ। और उसे मंथली डिडक्शन कितना होता है? ये देखिए, मंथली डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉई ये होता है ₹500। तो अब देखिए इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। लाइसेंस फीस 600 है, मंथ हो गए 12, क्योंकि पर मंथ आए। तो टोटल सैलरी होगी इसकी, सॉरी, टोटल लाइसेंस हो गया इसका, लाइसेंस फीस होगी 7200। मतलब 7200 रुपये टोटल लाइसेंस फीस है इसकी पूरे साल की। ठीक है। अब इसमें कोई टैक्सेबल परसेंटेज तो है नहीं, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं ना। जैसे अदर एम्प्लॉई के केस में देखो, सब में परसेंटेज है कि 15%, 10%, 7.5%, ठीक है, 15%, यहाँ पर 24%। पर इस वाले केस में कोई भी परसेंटेज नहीं है, इसमें बस सीधा सीधा लाइसेंस फीस है। तो आपको इसमें परसेंटेज कुछ नहीं डालना है। तो इसका मतलब टोटल जितना भी लाइसेंस फीस है सारा 7200 टैक्सेबल हो जाएगा।
अब इसमें डिडक्शन क्या होगा, डिडक्शन अगर उससे कोई रिकवर हो रहा है तो रिकवर कितना हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर देखिए 500 पर मंथ उससे रिकवर हो रहा है, तो इसका मतलब 6000 उससे डिडक्शन हो जाएगा, तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी 1200। तो उसके पूरे साल की टैक्सेबल वैल्यू अंडर रेंट फ्री अकोमोडेशन में कितनी होगी, 1200 हो जाएगी। यहाँ पर भी हम चेक कर सकते हैं, देखिए परक्यूजिट्स वैल्यू ऑफ द रेजिडेंशियल अकोमोडेशन 1200, ठीक है। अगर इसको हम अगर चेंज करते हैं, अगर मंथली लाइसेंस फीस इसकी अगर 600 की जगह अगर 1000 हो, तो जैसे अगर 1000 होगी, ये देखिए परक्यूजिट वैल्यू चेंज होगी इसकी परक्यूजिट वैल्यू 6000 हो जाएगी, क्योंकि जैसे लाइसेंस फीस बढ़ेगी परक्यूजिट वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर मान लो ये 10,000 हो जाए, ठीक है, तो 1,14,000 इसकी परक्यूजिट वैल्यू हो जाएगी। ये तो हो गया हमारा अनफर्निश्ड का। अब फर्निश का देखेंगे कि अगर उसको फर्निश दे रखा है, तो फर्निश के केस में क्या था, पहले अनफर्निश का कैलकुलेट कर लेंगे, जो हमने कर लिया है। इसको हम कंट्रोल Z कर लेते हैं, ठीक है। तो अनफर्निश का हमने कैलकुलेट कर लिया है, अब हम करेंगे फर्निश का। तो फर्निश में देखिए, ई फर्निश्ड इज ओन्ड बाई एम्प्लॉयर, मतलब कि जो भी उसकी कॉस्ट है फर्निशिंग की वो 5000 है, उसने 5000 फर्निश पे खर्चा किया है एम्प्लॉयर ने, मतलब कंपनी ने, ठीक है। तो फर्निश के केस में देखिए क्या रूल था, यहाँ पर देखिए अगर फर्निश हाउस दे रखा है, फर्निश हाउस दे रखा है, तो इसमें देखिए सीधा सीधा 10% है कॉस्ट ऑफ फर्नीचर और एक्चुअल हायर चार्जेस। ये या तो 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर की है, या फिर उसका एक्चुअल हायर चार्जेस। एक्चुअल हायर चार्जेस का 10% नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि एक्चुअल हायर चार्जेस उसका 10% टैक्सेबल होगा। एक्चुअल हायर चार्जेस तो पूरे टैक्सेबल हो जाएंगे, बट अगर खुद का फर्नीचर है उसका, तब ओनली 10% ही टैक्सेबल होगा। तो इस वाले केस में देखिए, इसमें लिखा ना कि फर्नीचर इज ओन्ड बाई एम्प्लॉयर, इसका मतलब खुद का फर्नीचर है वो, और उसकी कॉस्ट है उसकी 5000। तो अगर 5000 कॉस्ट है, तो 10% इसका कितना हुआ, 500, तो इसकी परक्यूजिट वैल्यू कितनी होगी, 500 हो जाएगी। तो हमारा अनफर्निश्ड अकोमोडेशन का 1200 हो गया, और प्लस 500 हम ऐड करेंगे तो 1700 इसका टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी। अब इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए सर, एक बार विस्तार से बताइए अनफर्निश्ड वाला। अनफर्निश वाला फिर से विस्तार से बताऊं, अनफर्निश वाला फिर से बताऊं क्या? हाँ, यस सर, यस। देखो अनफर्निश वाले में देखो, जो भी हम कैलकुलेट करेंगे रेंट फ्री Okay. अकोमोडेशन की, पहले Okay. हम उसको पार्ट में बांट लेंगे कि पहले हमको अनफर्निश कैलकुलेट करना है, उसके बाद फर्निश कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अनफर्निश, 1 सेकेंड, अनफर्निश में कैलकुलेट करने के लिए पहले हमको देखना पड़ेगा कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। तो यहाँ पर तो सीधा सीधा देखिए, यहाँ पर लिख रखा है कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, ये फैसिलिटी किसने दी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर ने दी है, इसका मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो इसमें कोई परसेंटेज कैलकुलेशन नहीं होगी, इसमें डायरेक्ट इसकी एक लाइसेंस फीस होती है गवर्नमेंट की, वो सीधे सीधे टैक्सेबल हो जाएगी। तो इसमें देखिए लाइसेंस फीस इसने पहले से ही दे रखी है 600 पर मंथ, ठीक है। तो 600 पर मंथ, तो 600 इंटू 12, ठीक है, तो पूरी पूरी टैक्सेबल हो गई है। ये देखिए 600 इंटू 12, तो 7200 ये टैक्सेबल होगी। बट इसमें कंडीशन ये दे रखी थी, ये देखिए इसमें एक कंडीशन दे रखी है कि अगर उससे कोई रेंट रिकवर हुआ है तो वो कम हो जाएगा इसमें, रेंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। तो लाइसेंस फीस में क्या हो जाएगा, लेस क्या हो जाएगा, इसमें देखिए लेस होना है रेंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय से जो भी रेंट रिकवर होगा। तो इसमें देखिए रेंट कितना रिकवर हुआ है, तो मंथली डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय से मंथली डिडक्शन उसका जो सैलरी बनती है, तो उसमें मंथली डिडक्शन हो जाता है 500, तो 500 उसका डिडक्शन हो गया मंथली, ठीक है। तो इसका डिडक्शन 500 अगर मंथली हुआ तो 6000 उसका डिडक्शन हो गया पूरे साल में, तो उसका टैक्सेबल कितना ये बचा? जो 500 डिडक्शन हुआ, ये पहले से गिवन है? हाँ ये पहले से गिवन है, ये तो प्रैक्टिकल है कि आपको पहले से वो दे दिया जाएगा। ये तो सिचुएशन, आप इसको 500 की जगह इसको चेंज भी कर सकते हो। जैसे अगर आप 500 को अगर 400 करेंगे, अगर इसको आप 400 करेंगे, तो देखिए ये टैक्सेबल वैल्यू बढ़ जाएगी इसकी, 2400 होगी, ठीक है। इसको अगर हम फिर से बढ़ा देंगे तो टैक्सेबल वैल्यू कम ज़्यादा होगी, मतलब सॉरी कम होगी, क्योंकि डिडक्शन हमने कम कर दिया ना। अब डिडक्शन मान लो हमने ओनली 100 रुपीज़ ही इसका डिडक्शन होता है,
100 क्रॉस 12। हाँ, तो टैक्स जो परक्विजिट वैल्यू होगी 6000 होगी। अगर मान लो कोई डिडक्शन नहीं होता है, जीरो डिडक्शन होता है, तो पूरी पूरी 7200 इसकी टैक्सेबल होगी। ओके। ठीक है। अब मान लिया हमने 100 होती है, नॉर्मली कुछ डिडक्शन होता है इसका प्रैक्टिकली, तो हमने मान लिया कि 100 होता है, तो इसका मतलब 1200 रुपये होता है डिडक्शन, और 7200 मतलब 7200 रुपये इसका टैक्सेबल हो गया, तो 7200 माइनस 1200 6000 इसका टैक्सेबल हो गया। और ये हो गया हमारा अनफर्निश का। और फर्निश का हम करेंगे तो इसमें हम जो भी फर्निश की वैल्यू है उसकी, उसका 10% जोड़ देंगे। तो फर्निश की वैल्यू कैसे पता चलेगी, या तो उसका उसने मतलब कि अपना फर्नीचर उसका है, या फिर उसने कहीं से बाहर से हायर चार्जेस किया है, हायर किया है। तो अगर वो हायर किया है तो वो कॉस्ट हो गई, वो ऐड कर देंगे। और अगर हायर नहीं किया है, उसका है, तो सीधा सीधा उसकी वैल्यू का 10% ऐड कर देंगे। तो इस वाले केस में देखिए क्या लिख रखा है, फर्निश्ड इज ओन्ड बाई एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉयर का है फर्नीचर सारा। तो इसका मतलब जो उसकी कॉस्ट हुई, उस 5000 कॉस्ट है इसकी, तो इसका 10% हम ऐड कर देंगे इसका, तो 10% कितना हुआ, 500 हुआ। तो टोटल इसकी 6000 प्लस 500 6500 इसकी टैक्सेबल परक्विजिट्स हो गया। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। रिक्विजिट ऑफ ये फर्निश, ठीक है। ओके। इसमें बस कुछ नहीं है, जो भी रूल लेकर रखा ना, जो भी रूल है उसमें बस वैल्यू पुट कर देनी है। सैलरी का मतलब 7.5% वो करना है कैलकुलेट है। नहीं, इस वाले केस में तो कोई भी हमको कैलकुलेशन आएगी नहीं ना। नहीं सॉरी परसेंट सर, फर्निश वाले में 15% है। है जी। फर्निश्ड वाले में 15% करना है ना सैलरी का, अगर फर्निश्ड है। नहीं नहीं, अगर फर्निश्ड है तो इसका हाँ 10% करना है, 10%। अच्छा 10% करना है, हाँ, ठीक है। सैलरी का नहीं, सैलरी का नहीं, 10% ऑफ फर्निश वैल्यू, जो ओके फर्नीचर की ओके वैल्यू है, कॉस्ट ऑफ ओके। फर्नीचर इसमें। कॉस्ट ऑफ फर्नीचर गिवन होगी ना। हाँ, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर गिवन होगी। ओके ठीक है। तो 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। ठीक है। ठीक। अगर कॉस्ट ऑफ फर्नीचर नहीं है, इसका मतलब उसका फर्नीचर नहीं है वो, तो उसने इसका मतलब हायर चार्जेस किया, वो हायर पे ले रखा है, वो मतलब किराए पे ले रखा है, तो उसका उसका फिर एक्चुअल हायर चार्जेस आ जाएगा। उसमें फिर 10% कुछ नहीं होगा, सीधा सीधा एक्चुअल हायर चार्जेस आ जाएगा। इसी में करके देखते हैं चलो। इसमें देखिए 5000 कुछ नहीं है, डिलीट कर दिया इसको। ठीक है, 5000 कुछ नहीं है, मतलब उसका नहीं था वो। अब नीचे वाला है, ई फर्नीचर इज हायर्ड बाई एम्प्लॉयर, मतलब उसने एम्प्लॉयर ने हायर किया है फर्नीचर। और मंथली हायर चार्जेस कितना है इसका, मंथली हायर चार्जेस इसका है 1200 है। अब देखिए 1200 है तो 14400 परक्विजिट वैल्यू फर्नीचर की, फर्निशिंग की ऐड हो जाएगी। इसको चलो 1000 ही करते हैं, तो सीधा सीधा 12000 रुपये। इसका मतलब इसमें कोई परसेंटेज अप्लीकेबल नहीं हुआ। अगर उसने हायर किया है फर्नीचर, तो उसकी फर्निशिंग की वैल्यू कितनी हुई, उसकी जो भी हायर चार्जेस है वो पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो 1000 पर मंथ था, तो 12000 पर मंथ हो गया इसका। तो 6000 हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था, और 12000 हमने इसमें ऐड कर दिया, तो 18000 इसकी टोटल वैल्यू हो गई परक्विजिट्स की। 6000 प्रीवियस कैलकुलेशन थे। हाँ, 6000 तो हमारा अनफर्निश का था। ओके। ठीक है। और उसके बाद उसकी अगर फर्निश भी दे रखा है, तो फर्नीचर की वैल्यू का 10% या फिर हायर चार्जेज जो भी अप्लीकेबल होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो हमने पहले 5000 इसकी कॉस्ट ली थी, बट हमको लगा कि नहीं नहीं, कॉस्ट हमने ले लिया, अब हम हायर चार्जेस लेके देखते हैं। तो हमने फिर हायर चार्जेस 1000 लिया, तो फिर 12000 इसका ऐड हो गया। इसमें बताइए कोई डाउट हो। ओके। और किसी को डाउट है इसमें। इसमें किसी को डाउट है क्या, नो सर। सिमरन जी। किसी को नहीं है। कोमल जी, मुझे लग रहा है क्लास लगा के लोग चले गए कहीं। सर कल के नोट्स नहीं मिले। मैं भेज दूंगा, कल मैं भूल गया भेजना। ओके। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, इसमें है बाई द नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, मतलब टैक्सेबल वैल्यू की कैलकुलेशन करनी है वो परक्विजिट्स ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन। तो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन अगर मान लो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तब क्या होगा? तो उस वाले केस में देखिए ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट। तो इस वाले केस में अगर उसका खुद का है, ओन्ड बाई एम्प्लॉयर, अगर वो अकोमोडेशन अगर खुद का है, तब रूल क्या थे उसमें देखिए 7.5%, 10% और 15%। जैसे जैसे वो पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे परसेंटेज बढ़ता है। पॉपुलेशन अगर 10 लाख से कम है तो 7.5% सैलरी का, अगर 10 लाख टू 25 लाख है तो 10% सैलरी का, और अगर एवर 25 लाख है तो 15% सैलरी का। इसमें इसका ऐड हो जाएगा। तो इसमें करके देखें अभी। इसमें देखो इसने अभी एग्जांपल मान लिया कि फॉर एग्जांपल मंथली ग्रोस सैलरी इसकी 50,000 है, मंथली ग्रोस सैलरी इसकी 50,000 है। क्योंकि हमको अब सैलरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना, क्योंकि सैलरी का ही हम परसेंटेज निकालेंगे। तो मंथली ग्रोस सैलरी है इसकी 50,000, और हमने मान लिया कि 10 लाख से कम पॉपुलेशन इसकी। अब देखिए अगर इस पर हम क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, देखो तीन कंडीशन है, लेस देन 10 lakhs, ग्रेटर देन 25 lakhs, और ग्रेटर देन 10 lakhs एंड लेस देन 25 lakhs। तो हम अभी लेस देन 10 lakhs अप्लीकेबल कर रहे हैं इस पर। तो मंथली सैलरी कितनी है? 50,000। तो यहाँ पर हमने पुट कर लिया, ये सेकंड वाला ना हमारा एग्जांपल, इसमें मंथली सैलरी है 50,000 और मंथ कितने हैं 12। तो टोटल साल की सैलरी आ गई 6 lakhs। ठीक है। अब हमने ये अगर कंडीशन दे रखी है कि 10 लाख से कम पॉपुलेशन है उसकी, तो 10 लाख से कम पॉपुलेशन हुई तो 7.5% अप्लीकेबल हो जाएगा, सबसे मिनिमम वाला। ये देखिए अगर 10 लाख से कम है पॉपुलेशन, अगर 10 लाख से कम पॉपुलेशन है तो 7.5% अप्लीकेबल हो जाएगा। तो 7.5 lakhs कहाँ पर है? ये देखिए 7.5 लाख हमने लिख लिया, सॉरी 7.5% हमने लिख लिया। ठीक है। अभी तो जो उसने जो भी सिचुएशन दे रखी है वही हम नोट कर रहे हैं, अभी तो हमने कोई कैलकुलेशन की भी नहीं है। उसने मतलब सिचुएशन दे रखी है कि 50,000 उसकी सैलरी है, ठीक है, 10 लाख से कम उसकी पॉपुलेशन है, तो 10 लाख से कम पॉपुलेशन तो 7.5%, और सैलरी अगर 50,000 है तो 12 से मल्टीप्लाई करके 6 lakhs। सर ये क्राइटेरिया नॉन गवर्नमेंट वाला जो मतलब पॉपुलेशन का है, तो ये गवर्नमेंट वालों के ऊपर भी अप्लाई होता है ना? रेट रेट है मतलब 7.5%। नहीं, तो गवर्नमेंट वालों पे तो मैंने बताया ना, लाइसेंस फीस अप्लीकेबल होती है। अच्छा, उनके ऊपर लाइसेंस फीस लगती है। ठीक है ठीक है हाँ ठीक है हाँ। ठीक है ठीक है, समझ गया। ओके ठीक ये तो अभी हम नॉन गवर्नमेंट वाला देख रहे हैं। है। ओके ओके। ठीक है। तो अभी मंथली ग्रोथ सैलरी है 50,000 और लेस देन कम में रहता है वो 10 lakhs में। मंथली डिडक्शन उसका होता है 1,000 रुपीज़ पर मंथ। मंथली डिडक्शन उसका 1,000 रुपीज़ पर मंथ होता है। ठीक है, ये सिचुएशन है। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक ये फर्निश वाला एरिया है, तो फर्निश वाला ये भी हम छोड़ देते हैं, पहले हम अनफर्निश का कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो इसने देखिए 33,000 इसने अनफर्निश की कैलकुलेशन किया है। अभी कैसे कैलकुलेशन किया है यहाँ देखते हैं। 6 lakhs उसकी सैलरी थी, तो 6 lakhs का सीधा सीधा 7.5% निकाल लेते हैं। कितना हुआ? 45,000। तो इसकी टैक्सेबल वैल्यू हुई 45,000। अब उसमें से कम कर देना है डिडक्शन। अब डिडक्शन उससे कितना हुआ है देखिए, डिडक्शन 1,000 रुपीज़ पर मंथ हुआ। यानी कि 12,000। हाँ, तो 12,000 इसका कम हो गया, तो टैक्सेबल वैल्यू आ गई 33,000। सिंपल, बस कुछ नहीं किया हमने, सैलरी का 7.5% निकाल लिया क्योंकि 10 लाख से कम था, और उसमें से डिडक्शन कम कर दिया, टैक्सेबल वैल्यू आ गई। सिंपल है। ठीक है ना? हाँ ठीक है। यस, समझ में आ गया ये चीज़। ठीक है। अगर मान लो सिचुएशन अगर अलग है कि 10 लाख टू 25 लाख है, ठीक है, ठीक तो है। उसमें देखिए 10 लाख टू 25 लाख है तो 10% हो जाएगा। 10%। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब इसको हम 10% कर देते हैं।
देखिए 48,000 आ गया ना, 10% करते ही 6 लाख का 10% आ गया 60,000, उसमें से डिडक्शन हो गया 12,000, तो टैक्सेबल वैल्यू आ गई 48,000। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए 48,000 है, परक्विजिट वैल्यू ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन 48,000। सर एक क्वेश्चन मुझे बार बार कंफ्यूज कर रहा है, जैसे ये लिखा है इफ फर्निश्ड इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, कॉस्ट ऑफ फर्निशिंग इज ₹5,000। सर ये गिवन होगा ना हमको? सब कुछ गिवन होगा। ओके, बस मैं ये पूछ रहा था, बस ठीक है। आपको बस याद रखना पड़ेगा। हाँ भाई आपको सिचुएशन ही कोई अगर नहीं देगा तो आपको कैसे पता चलेगा? अब वो मैं आपकी बात समझ समझ रहा हूँ, हाँ समझ रहा हूँ। भाई, कोई भी अगर एम्प्लॉई है, ठीक है, आप उसकी सैलरी बना रहे हो, ओके। ठीक है, तो आपको पता होगा कि उसकी सैलरी कितनी है, हाँ बिल्कुल सर। क्योंकि आप फाइनेंस के पर्सन हो तो आप उसकी सैलरी बना रहे हो। यस सर, यस सर। और आपको यही पता कि वो कहाँ पोस्टेड है, ओके। अगर हरिद्वार में पोस्टेड है, दिल्ली में पोस्टेड है, मुंबई में पोस्टेड है, तो उससे आप उसकी पॉपुलेशन का पता लगा सकते हो। ओके। ठीक है, आपको यही पता है उससे क्या डिडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उससे ये भी आप पता लगा सकते हो कि इसकी सैलरी में से कोई इसका डिडक्शन हो रहा नहीं हो रहा। ओके। तो सारी सिचुएशन अगर आपको पता है तो आपको बस ये देखना है कि अगर अप्लीकेबल सिचुएशन के हिसाब से वो उसमें 7.5% अप्लीकेबल होगा, 10% अप्लीकेबल होगा या 15% अप्लीकेबल होगा। अच्छा, ये इस चीज का ध्यान रखना, ठीक। ठीक है ना, आपको बस ये ध्यान रखना है 7.5% कब होगा, 10 कब होगा, 15 कब होगा। ये बस पॉपुलेशन के हिसाब से होगा, तो पॉपुलेशन आपको पता ही होगा उस टाइम, क्योंकि कौन सा पर्सन कहाँ पर वो पोस्टेड है। ठीक है ना। ओके। अगर मान लो ग्रेटर देन 25 लाख है, तो इसमें देखिए कितना परसेंटेज है, इसमें 15% है, ओके ठीक है। तो इसमें इसका 15% आ गया। 15% आने से क्या हुआ, देखो 6 लाख का 15% 90,000, और डिडक्शन हो गया इसका 12,000। ठीक है, तो टैक्सेबल आ गया 78,000, इसमें यहाँ पर भी 78,000 है। अब सिचुएशन अगर चेंज करें, इसके मंथली सैलरी चेंज करते हैं, ठीक है, मंथली सैलरी इसको 60,000 करते हैं, तो जैसे मंथली सैलरी 60,000 होगी, इसकी टैक्सेबल वैल्यू भी बढ़ जाएगी। देखो 96,000 हो गया। मंथली सैलरी अगर इसकी कम करते हैं, मान लो 45,000 करते हैं, तो ये कम होगी, कि जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है ना। सर ये तो अभी एक ही प्रेक्विजिट आया जो मतलब हाउस रेंट अलाउंस वाला है ना? हाँ, ये अनफर्निश का आ गया अभी। हाँ अनफर्निश्ड आ गया, आगे और भी लगेंगे इसमें। ठीक है, अब इसको अभी वही कर देते हैं, ये 50,000 था ना, और इसको 10 कर देते हैं। अब देखिए, अब हमको फर्निश का निकालना है। फर्निश का निकालने के लिए देखिए, इफ फर्निश इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर ने, मतलब एम्प्लॉयर का फर्नीचर है, तो एम्प्लॉयर का फर्नीचर है, तो देखिए यहाँ पर क्या था, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ फर्नीचर इसकी दे रखी है इसने 5,000, ये फर्नीचर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, कॉस्ट ऑफ फर्निशिंग इज 5,000, तो सीधा सीधा 5,000 का 10% आ गया 500, सीधा सीधा 500 आ गया इसका। ठीक है, अगर हायर चार्जेस होता, अब इसको हमने डिलीट कर दिया, ठीक है, डिलीट करने से देखिए फर्नीचर की वैल्यू खत्म होगी। अब हम बोले नहीं नहीं, ये तो हायर चार्जेज है, तो हायर चार्जेज कितना आ गया, मान लीजिए 5,000 पर मंथ है इसका हायर चार्ज। ठीक है, तो 60,000 जितना हायर चार्ज है पर मंथ, वो मल्टीप्लाई 12, तो जितना हायर चार्ज है, तो 60,000 सीधी सीधी इसकी फर्नीचर की वैल्यू में ऐड हो जाएगी। इसमें 10% नहीं अप्लीकेबल होगा रूल, क्योंकि ये हमने हायर पे ले रखा है, रेंट पे ले रखा है। ये जैसे है ना, इसमें अगर 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर या फिर एक्चुअल हायर चार्जेस, तो इसका एक्चुअल हायर चार्जेस कितना है 5,000 पर मंथ, तो एक्चुअल हायर चार्ज अगर 5,000 पर मंथ है, तो इंटू 12, तो 60,000 इसका ऐड हो गया इसमें। ठीक है, इसमें कोई डाउट? नो सर। तो हमने ये 2 कर लिया अभी। सर फर्निशिंग वाले को अनफर्निशिंग में तो नहीं ऐड करना होता जो रिडक्शन होती है ना, वो अलग है। ओके।
पहले हमको अनफर्निश का कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर फर्निश का कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट करते हैं, ये भी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला है, ठीक है। थर्ड वाला, अब इसमें देखिए एक सिचुएशन दे रखी है, इसमें मतलब नॉन गवर्नमेंट वाला है। अभी हम नॉन गवर्नमेंट वाला ही करेंगे। इसमें मंथली सैलरी इसकी है 45,000, तो हमने 45,000 की मंथली सैलरी कर दी है। अब इस वाले केस में इसने 12 मंथ इसने वर्किंग नहीं किया है, इसके पास ये जो घर रहा है 11 महीने कर रहा है, मतलब 11 महीने ही इस घर में रहा है बंदा, ठीक है। तो जितनी भी कैलकुलेशन होगी ये 11 मंथ के हिसाब से ही होगी सारी कैलकुलेशन। तो देखिए 45,000 पर मंथ है इसकी सैलरी, और 11 इसका वर्किंग मंथ है, तो टोटल सैलरी कितनी आ गई इसकी? टोटल सैलरी आ गई 4,95,000, ठीक है। अभी हम कर रहे हैं ये वाला पार्ट, नॉट ओन्ड बाई एम्प्लॉयर, मतलब ये जो घर है वो एम्प्लॉयर का नहीं है। पहले हम देख रहे थे ये घर एम्प्लॉयर का था, बट इस वाले केस में इसने बाहर से हायर पे ले रखा है, घर किराए पे ले रखा है। तो इस वाले केस में देखिए इसमें पॉपुलेशन के हिसाब से कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगी, इसमें मैक्सिमम है वो कैलकुलेट हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो इसमें अप्लीकेबल हो जाएगी 15%। इसमें देखिए कोई रिलैक्सेशन नहीं दे रखा, पहले इसमें रिलैक्सेशन दे रखा था ना। अब इस वाले केस में कि अगर उसने बाहर से हायर किया है तो 15% डायरेक्ट इसका सैलरी का ऐड हो जाएगा। तो इसमें देखिए कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल ऑफ परक्यूजिट्स ऑफ लीज्ड रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, लीज्ड मतलब ये जो अकोमोडेशन है रेजिडेंशियल वो लीज पे है, मतलब किराए पे है, और ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर दे रहा है। तो मंथली सैलरी इसकी होगी 45,000, तो 45,000 आ गया, 11 मंथ रहा है, 4,95,000 आ गया, 15% रेट अप्लीकेबल है इस पर, जो हमने अभी देखी थी, क्योंकि हायर रेट अप्लीकेबल है। तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी आ गई डायरेक्ट इसकी 4,95,000 की 15% टैक्सेबल वैल्यू होगी, ठीक है। अब देखिए इसमें एक ट्विस्ट हो रहा है, इसमें ये है कि एक्चुअल रेंट, क्योंकि अगर वो हायर पे है तो एक्चुअल रेंट तो पे कर ही रहा होगा वो, अगर वो हायर पे है मतलब किराए पे लिया है तो एक्चुअल रेंट तो वो पे कर ही रहा होगा। कौन पे कर रहा होगा? कंपनी पे कर रही होगी। तो उसको एक्चुअल रेंट भी कैलकुलेट करना है, तो एक्चुअल रेंट और 15% ऑफ सैलरी, मतलब 15% सैलरी की जो वैल्यू आई और एक्चुअल रेंट की जो वैल्यू है उसमें से जो भी वैल्यू कम होगी वो टैक्सेबल होगा पार्ट, मतलब डायरेक्ट 15% टैक्सेबल नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, मंथली लीज रेंट 5,000, मतलब वो कितनी रेंट पे कर रहा है, वो जो एम्प्लॉयर है वो कितना रेंट पे कर रहा है? 5,000 रेंट पे कर रहा है पर मंथ। तो 5,000 रेंट पे अगर कर रहा है तो पूरे साल का रेंट कितना हो गया? सर हाँ जी सर मुझे पूछना था, जो आप ये अमाउंट्स ले रहे हैं ये हम्म, आप रैंडम अमाउंट्स ले रहे हैं रैंडम या है, कोई रैंडम कैलकुलेटिव नहीं अमाउंट है नहीं, कहीं रैंडम है, से? रैंडम आप कोई भी ले सकते हैं। आप 45,000 ले सकते हैं, 10,000 ले सकते हैं, 1 करोड़ ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। ओके सर, इसमें सारा रैंडम है, रैंडम ही होगा, कोई रैंडम है इसमें कोई ना? कैलकुलेटिव तो है नहीं भी, कोई ऐसा थोड़ी है कि ओके किसी की फिक्स है 45,000 की सैलरी होती है। सैलरी तो कितनी भी हो सकती है, वो कितने महीने ही रह सकता है, 11 मंथ भी रह सकता है, 5 मंथ भी रह सकता है, 1 मंथ भी रह सकता है, 12 मंथ भी रह सकता है। उसका जो कंपनी अगर लीज पे कोई भी अगर लेती है तो वो आगे जो रेंट पे करेगी वो 5,000 भी कर सकती है, 10,000 भी कर सकती है, वो तो सिचुएशन के हिसाब से है। तो हमने कोई भी सर बट सैलरी का नहीं, मैं सारे अमाउंट्स पूछ रही हूँ जो आप उधर पीछे एक्सेल में आप जिन पे वर्क कर रहे हैं वो अमाउंट। ये वही अमाउंट है, ये हमने ये जो ले रखा ना
वो सेम अमाउंट है उधर। Yes, sir. Okay, sir. एक्चुअल में ये प्रोटेक्टेड शीट है, तो इसमें जो कैलकुलेशन हो गया था ना अमाउंट, वो इसमें पता नहीं चल रहा होगा आपको, क्योंकि इसमें फॉर्मूला नहीं दिख रहा। तो इसलिए फॉर्मूला शो Okay. कराने के लिए मैंने फिर इधर से एक अलग से कैलकुलेशन किया। अब देखिए मंथली Okay, ग्रोथ sir. सैलरी कितनी है, 45,000 है, यहाँ पर लिख रखी है। Yes, sir. तो 45,000 हमने ले ली। Yes, sir. ठीक है, ये हमारी वर्किंग शीट है, ये बोल सकते हो, ये अपनी वर्किंग शीट है। Okay. ये बोल सकते हो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, और नीचे मतलब आंसर सर आप एक्सेल में एक्सपेंडेड फॉर्म में शो कर रहे हैं, है जी। आप एक्सेल में डिटेल में शो कर रहे हैं कि अमाउंट कैसे आ रही हाँ है। जी, हाँ जी, वो डिटेल में है। Okay. ये तो ऐसा मान लो ये क्वेश्चन है और ये आंसर है इसका, ठीक है, Okay, बट sir. इसकी वर्किंग नहीं है इसमें, तो इसकी ऐसा मान लीजिए ये Okay, वर्किंग है, sir. उसकी कैलकुलेशन है। Okay. तो जैसे क्वेश्चन मंथली ग्रोथ सैलरी इसकी है 45,000, ठीक है, तो 45,000 हमने ले ली यहाँ पर। Yes, sir. ये 45,000 हो गया। उसके बाद मंथ दे रखे हैं इसमें कि 11 मंथ है, उस वो वर्किंग है। मेंशन द नंबर ऑफ मंथ द अकोमोडेशन ऑक्यूपाइड, मतलब जो अकोमोडेशन वो ऑक्यूपाई कितना है, 11 मंथ ऑक्यूपाई है, तो 11 मंथ ऑक्यूपाई हो गया। तो इसकी टोटल सैलरी कितनी आ गई, अब देखिए मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको, तो टोटल सैलरी आ गई 4,95,000 पर एनम की आ गई, पूरे साल की आ गई, ठीक है। और इसमें रेट कितना अप्लीकेबल, अब देखिए इसमें कहीं रेट नहीं लिख रखा, डायरेक्ट आंसर आ रहा है। तो रेट कितना अप्लीकेबल है, तो हम पहले रूल में जाएंगे। रूल देखिए, रूल क्या है, ठीक है। रूल पहले हमको बताता है कि अनफर्निश का कैलकुलेशन करना है, उसमें अदर एम्प्लॉई है, तो गवर्नमेंट वाला नहीं अप्लीकेबल होगा, अदर वाला अप्लीकेबल होगा। अब अदर में उसका घर है या फिर उसने रेंट पे ले रखा है, तो इसमें देखिए इसमें क्या सिचुएशन है, लीज रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, मतलब लीज पे ले रखा उसने, इसका मतलब बाहर से ले रखा उसने, तो ये वाला रूल अप्लीकेबल हो जाएगा। तो हमको पहले क्या किस कैलकुलेट पे ले करना, रखा है सर? लीज पे ले रखा है उसने, हाउस है, एम्प्लॉय ने, सॉरी एम्प्लॉयर ने, मतलब कंपनी ने लीज पे लेके अपने कर्मचारियों को दे रखा है। ओके सर। हाँ, तो कर्मचारियों को जो लीज पे दे रखा है, तो उसमें 15% ऑफ सैलरी कैलकुलेट होगी। तो इसके लिए हमको पहले सैलरी का पता होना चाहिए, ठीक है। तो सैलरी का हमने कैलकुलेट कर लिया, देखिए यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया 4,95,000, और 15% हमको निकालना है, तो डायरेक्ट हमने 15% इसका निकाल लिया। अब एक्सेल में कैलकुलेशन देख सकते हैं, डायरेक्ट हमने इसका निकाल लिया। अब इसमें एक रूल ये था, जो भी उससे रिकवर होगा वो उससे कम हो जाएगा। तो क्या रिकवर हो रहा है, देखिए मंथली डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉई, एम्प्लॉय से मंथली डिडक्शन कितना होता है, 2,000 होता है, ठीक है। यस सर। तो 2,000 इंटू 11, तो 22,000 इससे कम हो जाएगा। तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 52,250, 52,250 रुपये टैक्सेबल वैल्यू आ गई हमारी। ओके सर। उसके बाद सेकंड दे रखा है कि एक्चुअल रेंट कितना पे हुआ है, हमको कंपेयर करना ना एक्चुअल रेंट और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, जो भी होगा उसमें से लोअर हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक्चुअल रेंट कितना है इसका, ये देखिए एक्चुअल रेंट इसने दे रखा है, मंथली लीज रेंट ऑफ द अकोमोडेशन 5,000, 5,000 मंथली लीज अकोमोडेशन है इसका। तो मंथली लीज अकोमोडेशन अगर 5,000 है, तो यहाँ देखिए रेंट इसका कितना पे हो रहा है, रेंट इसका पे हो रहा है 55,000, मतलब 5,000 इंटू 11, तो 55,000। अब हमको इनमें से कंपेयर करना है, तो इन दोनों को जो भी लोअर होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब देखिए हमने फॉर्मूला लगा दिया, मिनिमम वाला फॉर्मूला लगा दिया, इन दोनों से जो भी मिनिमम होगा वो हमारा लोअर जो भी होगा वो एक अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो हमारा इन दोनों से लोअर कौन सा है, 52,050। हाँ, तो हमारा ये 52,250 टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी अनफर्निश की, ठीक है, अनफर्निश की। अब देखिए इस वाले केस में 55,000 है ना, इस वाले केस में देखिए अगर हम ये करते हैं, इसका मंथली लीज रेंट अगर 5,000 नहीं होके इसका अगर 4,000 होता, 4,000 होता तो क्या होता, ये 4,000 कर दिया हमने, 4,000 होता तो ये 44,000 हो जाता रेंट,
4000 इंटू 11 तो 44,000 रेंट हो जाता। इन दोनों में जो भी लोअर होता 44,000 लोअर हो गया, तो फिर टैक्सेबल वैल्यू 44,000 आ जाती है। यस सर। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक 44,000 कैलकुलेट होके आ रहा है, 44,000 कैलकुलेट होके आ रहा है। ओके सर। अब फर्निश का हमको निकालना है। अब फर्निश की देखिए क्या डिटेल दे रहा है। इफ फर्नीचर इज हायर्ड बाई एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने फर्नीचर हायर किया है बाहर से। अब फर्निशिंग का देखिए क्या रूल है। फर्निश्ड हाउस में क्या है, पहले हमको ये कैलकुलेट करना है, उसके बाद अगर वो हायर पे है तो एक्चुअल हायर चार्जेस ले लेना है, और अगर हायर पे नहीं है तो इसका मतलब उसी का भी होगा, तो उसकी जो भी कॉस्ट है उसका 10% ले लेना है। तो इस वाले केस में देखिए क्या लिख रखा है, हायर चार्जेस पे है। ठीक है, मंथली ये रखा, फर्निश्ड इज हायर्ड बाई एम्प्लॉयर, मंथली हायर चार्जेस इज 6,000। ठीक है, तो इसका हायर 6,000 इंटू 11, 6,000 इंटू 11, तो 66,000 इसका टोटल हायर चार्जेस हो गया। अब इसमें से देखिए ये बोल रहा है मंथली डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉई। अब फर्निशिंग का भी एक मंथली डिडक्शन होता है 2,000, तो ये भी हमको कम कर देना है। ठीक है, तो 2,000 इंटू 11 22,000 इसका डिडक्शन हो गया, तो टोटल इसका कितना आ गया अमाउंट। ठीक है, 66,000 माइनस 22,000 44,000, तो हमको ये 44,000 और ये वाले 44,000 दोनों को ऐड करके टोटल इसकी वैल्यू आ जाएगी 88,000। सर ये लोअर कैसे आया? बताता हूँ। अब देखिए टोटल परक्यूजिट वैल्यू ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन 44,000 और परक्यूजिट वैल्यू ऑफ फर्निशिंग का 44,000, टोटल 88,000 आ गया। हाँ, क्या पूछ रहे हैं, लोअर कैसे आया। लोअर देखिए यहाँ पर लिख रखा ना, अगर मान लो उसका हाउस नहीं है, अगर उसने हायर पे ले रखा है हाउस, तो अनफर्निश का हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, सैलरी का 15% निकालेंगे, ठीक है। 15% ऑफ सैलरी का निकालेंगे, 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट, और इन दोनों में जो भी लोअर होगा। ठीक है, इनमें जो भी लोअर होगा वो सारा इसमें कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखिए सैलरी इसकी कितनी थी, 45,000 थी, 11 मंथ की हो गई 495,000, 4,95,000। इसका 15% हमने निकाल लिया तो 74,250। इसमें से एम्प्लॉयर डिडक्शन करता है 22,000, तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू आ गई 52,250। और ये रेंट पे कितना करता है, 4,000 इंटू 11, 44,000 ये रेंट पे कर रहा है। तो इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा इन दोनों में जो भी मिनिमम होगा वो वैल्यू परक्यूजिट की वैल्यू आ जाएगी, टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। और फर्निशिंग की वैल्यू हमने अभी निकाली ली थी। तो इसमें बताइए कोई डाउट हो, हमको भी रूल याद रखने देना। ये सिचुएशन क्या थी, सेम थी है ना? फिर से रिपीट करना है, आगे बढ़ो। सर रिपीट कर दीजिए। सर मेरे को एक डाउट है। हाँ जी। सर ये जो आपने बोला था कि हमें कंपेयर करना है, जो दोनों में से जो भी लोअर होगा उसको सेलेक्ट करेंगे, तो ये रूल है कि कंडीशन है, मतलब रूल क्या है, है रूल, ये जो हम रूल। अप्लाई कर रहे हैं? ये रूल है, ये रूल हमने कल रूल की बताया था ना। यस देखिए सर। हमने रूल पढ़ा था कि रेंट फ्री अकोमोडेशन की टैक्सेबल वैल्यू हमको कैसे निकालनी है। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन Yes, में sir. कोई पैसा तो हमको मिलता नहीं है, एम्प्लॉय को पैसा तो मिलता नहीं है डायरेक्ट। अगर एम्प्लॉय को पैसा मिलता तो वो टैक्सेबल हो जाता। इसमें फैसिलिटी मिल रही है, ओके सर। हाउस को यूज़ करने की फैसिलिटी ओके मिल रही है। सर। और अगर हाउस को यूज़ करने की फैसिलिटी मिल रही है तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो ये मानूंगा कि आप अगर ये हाउस नहीं देते तो उसको पैसा देते। ठीक है, तो मैं इसकी एक कैलकुलेशन है मेरे पास, वो उस हिसाब से मैं इसकी एक टैक्सेबल वैल्यू निकालूंगा, उस पर टैक्स देता मुझे। अब उसकी कैलकुलेशन क्या है, वो बोलता है कि आप पहले अनफर्निश अकोमोडेशन की वैल्यू निकालो, और उसके बाद अगर आप फर्निश भी दे रहे हो तो उसकी वैल्यू निकाल दो। ठीक है, अब अनफर्निश की वैल्यू निकालने के लिए वो बोलता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि आप उसको दो पार्ट में तोड़ दो, कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसकी एक लाइसेंस फीस है जो हमारे पास है, वो मैं टैक्सेबल कर दूंगा। ठीक है,
ये देखिए लाइसेंस फीस है ये वाली, और उसमें से जो भी रेंट अगर एम्प्लॉयर है अगर रिकवर कर लेता है तो इसका मतलब उसको वो मिला ही नहीं है, पैसा ही रिकवर कर लिया उससे, तो वो उससे कम हो जाएगा। तो ये तो सभी पे अप्लीकेबल हो गया। और अदर एम्प्लॉय के केस में ये कि अगर उसका हाउस है, जैसे बीएचएल के केस में सारे बीएचएल के हैं जितने भी क्वार्टर्स हैं, या फिर बहुत सारे साइट पोस्टिंग के केस में क्या होता है जहाँ पर प्रोजेक्ट साइट होती है कि वहाँ पर वो परमानेंट तो रहती नहीं है कंपनी, वो मान लो 6 ईयर या 10 ईयर तक रहती है, तो वो क्या करती है अपना लीज पे ले लेती है हाउस। ठीक है, 10 हाउस लीज पे ले लिया और एम्प्लॉय को दे दिए। तो इस वाले केस में क्या होता है, लीज पे लेती है तो सीधा सीधा 15% ऑफ सैलरी का, और एक्चुअल रेंट पे जो करती है उस पर जो भी लोअर होगा टैक्सेबल हो जाएगा, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है। ये सारे इनकम टैक्स के रूल है। सर लोअर का क्या मतलब था, मतलब किसके बीच में मतलब देखना है, लो किस किस के मतलब बीच में? इसमें एक्चुअल रेंट जो भी पे किया ना, एक्चुअल रेंट जो पे किया और जो 15% ऑफ सैलरी है ना? हाँ एक्चुअल रेंट पे कर दिया कंपनी ने, जैसे उसका घर तो था नहीं तो ओके, उसने किराए पे लिया होगा ना घर। ठीक है समझ हाँ गया। तो किराए पे लिया होगा तो उसने कुछ रेंट पे किया होगा। अच्छा, लोअर पे टैक्स लगा देना, ठीक। हाँ तो रेंट पे कर दिया, तो रेंट पे कितना किया देखिए, इस पे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेंट पे किया इसने 44,000 पे किया, 4,000 इंटू 11, 4,000 4,000 इंटू इंटू 11 मंथ रहा था ये बंदा 11 मंथ रहा था इसमें घर पे, मतलब इसका जो ऑक्यूपाई रहा है 11 मंथ रहा है, इसको 12 मंथ भी कर सकते हो, तो हमने मान लिया कि 11 मंथ रहा है तो सर 4,000। गिवन गिवन है ना ये उसमें जो आपने वो न्यूमेरिकल दिया था हाँ मैंने 4,000? उसमें गिवन है ओके ठीक है, 11 है, आप इसको समझ 12 भी गया। कर सकते हो, इसको ओके, आप कितना भी कर सकते हो। हाँ ठीक है। तो 4,000 इंटू 11 हो गया, तो इसका मतलब टोटल 11 महीने का उसने रेंट पे कर दिया 44,000। और एक हमने वैल्यू निकाली कि सैलरी का 15% निकाल लिया हमने, और और वो भी और उसमें 44,000। से कुछ डिडक्शन किया वो निकाल लिया, तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू हमारे पास दो आ गई है, या तो 52,250 टैक्सेबल होगा या 44,000 टैक्सेबल होगा। बट रूल में हम फिर गए तो देखा कि इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो टैक्सेबल होगा। अब रूल में ये भी हो सकता था कि इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो टैक्सेबल होगा, वो तो रूल के ऊपर है। अब मान लो कोई भी अमेंडमेंट आए, बजट आए, और अमेंडमेंट में बोल दिया कि नहीं नहीं ये जो लोअर है इसको आप हायर समझा जाए, ठीक है लोअर है वो हट गया, अब जो इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, रूल तो ये भी हो सकता है, तो वो तो रूल के ऊपर है, वो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई भी रूल बना सकती है। तो अभी तो एज ऑफ नाउ यही है कि जो भी लोअर होगा इन दोनों में से वही टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी उसकी। तो जो ये हायर लिखा है जो फर्नीचर की हायर कॉस्ट है, राइट? है जी, जो हायर लिखा है फर्निशिंग में, मतलब जो हायर किया हुआ ये एम्प्लॉयर है हाँ वो हायर कॉस्ट। चार्जेस है, हायर चार्जेस। ओके हाँ ठीक है, सब क्लियर। ठीक है। हाँ तो इन दोनों में से अब हमारा अनफर्निश का कैलकुलेट हो गया। और फर्निश वाले केस में ये है कि वो उसने फर्नीचर हायर पे ले रखा है बाहर से, तो वो 66,000 पे करता है। ठीक है। ठीक है, और उसमें से कुछ वो काट लेता है एम्प्लॉय से, तो इनमें से हमने कम करके 44,000 इसकी फर्निशिंग की वैल्यू ऐड कर दी। तो टोटल फर्निश्ड हाउस का वैल्यू कितनी आई देखो, दिस प्लस दिस, टोटल 88,000 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, आप यहाँ भी चेक कर सकते हो 88,000 इसकी टैक्सेबल वैल्यू है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे चलें क्या? यस सर चलिए। अब देखिए एक सिचुएशन है होटल वाली, अब देखिए हमने होटल वाला भी देखा था। होटल वाले केस में क्या करना है, 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल चार्जेस वो विच 15 दिन के बाद? विच एवर इज लोअर, ये रूल था। ठीक है ना? तो 15 दिन के बाद उठता नहीं? हाँ मिनिमम 15 दिन रहना चाहिए उसमें, अगर 15 डेज तक ही रहता है तो कोई टैक्सेबल नहीं होगा। तो एक्चुअल रेंट और इसमें क्या रूल था, एक्चुअल रेंट और 15%, और होटल वाले केस में है एक्चुअल रेंट और 24%, इसमें परसेंटेज इंक्रीज हो गया। तो इसमें देखिए मंथली ग्रोथ सैलरी इसकी 1 लाख है, एक सिचुएशन है क्वेश्चन है उसमें मंथली ग्रोथ सैलरी इसकी 1 लाख है, तो हमने इसकी 1 लाख सैलरी यहाँ पर नोट कर ली, इसकी 1 लाख सैलरी हमने यहाँ नोट कर ली।
ठीक है, 1 लाख सैलरी नोट कर ली, 12 मंथ ये रहा है, ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है 12 मंथ ये रहा है हमारे पास। तो टोटल ईयर की सैलरी कितनी आ गई, 12 लाख आ गई। ठीक है, 12 लाख इसकी ईयर की सैलरी आ गई। अब इसमें 24% लिखा है, यस सर। तो 24% कितना आ गया, 2,88,000, 2,88,000 इसका 24% आ गया। और उसमें से डिडक्शन ही कितना करता है, 1,500 पर मंथ डिडक्शन करता है, तो टोटल 18,000 इसका डिडक्शन हो गया। इसमें देखिए मंथली डिडक्शन फ्रॉम द एम्प्लॉई फ्रॉम द अकोमोडेशन फॉर द अकोमोडेशन 1,500 करता है। ठीक है, तो इसका 18,000 डिडक्शन हो गया, तो एक टैक्सेबल वैल्यू हमारे पास आ गई 2,70,000। उसके बाद क्या बोलता है, मंथली होटल चार्जेस। अब ये होटल चार्जेस मंथली कितना पे करता है एम्प्लॉयर, ये पे करता है 18,000 पे करता है। तो हमने ये रूल पढ़ा था ना कि 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल चार्जेस विच एवर इज लेस। तो एक्चुअल चार्जेस कितना है, एक्चुअल चार्जेस है 18,000 पर मंथ। ठीक है, तो 18,000 पर मंथ इंटू 12, तो टोटल 2,16,000। अब इन दोनों से जो भी लोअर है, इन दोनों से जो भी लोअर है वो आंसर आ जाएगा हमारा। इन दोनों से कौन सा लोअर है, अगर मान लो सिचुएशन हम चेंज करते हैं इसकी, इसको मान लो 18 की जगह हम 25 कर देते हैं। 25,000 हमने ये लिख दिया कि होटल चार्जेस वो पे करता है। ठीक है, तो यहाँ पर 25 कर देते हैं। अब देखिए ये हो गया 3 लाख, और टैक्सेबल वैल्यू जो पहले हमने निकाली थी 24% वो है 2,70,000। तो लोअर कौन सी है, 2,70,000। तो इस वाले केस में हमारा ये वाली टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी, रेंट की जो कंपनी ने दिया है। हाँ, जो 2,70,000 टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी। हाँ, क्या कंपनी ने दिया है, 3 लाख की। 3 लाख तो वो ना जो उसने रेंट पे किया है, हाँ, वो और जो भी मतलब पे किया। और सैलरी का 24% अगर हमने निकाला, उसमें डिडक्शन कम कर दिया तो 2,70,000। तो उनमें से जो भी कम होगा वो उसकी टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी। Alright, ठीक है, तो हमारा आज का एक कंप्लीट हो गया है okay. हाउस रेंट अलाउंस वाला, हाउस रेंट अलाउंस नहीं सॉरी, रेंट फ्री अकोमोडेशन वाला। अब हमारा आता है वैल्यूएशन ऑफ प्रोविजन ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट। अब ये सिंपल सिंपल है, अब सीधी सीधी कैलकुलेशन है। अगर डोमेस्टिक सर्वेंट अगर उसने दे रखा है तब क्या कैलकुलेशन होगी, अब देखो एक क्वेश्चन ये है, मान लो कंपनी का एक जीएम है, जनरल मैनेजर है, उसको स्वीपर की फैसिलिटी दे रखी है, गार्डनर की फैसिलिटी दे रखी है, वॉचमैन की दे रखी है, और पर्सनल अटेंडेंट की दे रखी है। ठीक है, ये तो मतलब कि ये तो समझ में आ गया ना। यस सर, जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयड हाँ, तो इस उसको वाली मान लो कैटेगरी। 4 पर्सन उसको फैसिलिटी दे रखी है, 4 सर्वेंट है उसकी फैसिलिटी दे रखी है, एक स्वीपर है, गार्डनर है, एक वॉचमैन है, और एक पर्सनल अटेंडेंट है। और मंथली सैलरी उसको कंपनी क्या कितनी पे करती है, कंपनी पे कर रही है 5,000 स्वीपर को, गार्डनर को 1,000, वॉचमैन को 3,000, और पर्सनल अटेंडेंट को 1,000। तो टोटल सैलरी वो जो पे करती है वो 10,000 पे करती है टोटल। ठीक है, तो 10,000 अगर सैलरी पे करती है, अब देखिए रूल क्या बोलता है, एक्चुअल कॉस्ट कितनी इनकर्ड हो रही है, एक्चुअल कॉस्ट कितनी इनकर्ड हो रही है, 10,000 पर मंथ हो रही है। तो 10,000 पर मंथ और 12 मंथ तक है, तो सैलरी उसकी होगी, सैलरी मतलब उसकी टोटल कॉस्ट हो गई 1,20,000। ये सैलरी पे मत जाइए, कॉस्ट लिख दीजिए। तो टोटल कॉस्ट होगी उसकी 1,20,000। इस पर कोई रेट अप्लीकेबल नहीं है, सीधा सीधा क्या है, जो भी कॉस्ट होगी वो पूरी टैक्सेबल हो जाएगी। तो पूरी पूरी 1,20,000 टैक्सेबल हो जाएगी। अब इसमें से कुछ डिडक्शन भी करती है कंपनी, कितना डिडक्शन करती है,
मंथली डिडक्शन है 500 वो स्वीपर की कर देती है, गार्डनर की 1000 करती है कंपनी, वॉचमैन और पर्सनल अटेंडेंट की 300 और 100 करती है। ठीक है, तो परक्विजिट वैल्यू देखिए कितनी आई, 1,08,000 आ गई। कैसे आई कि 10,000 कॉस्ट थी 12 मंथ तक, 1,20,000 कॉस्ट हो गई, तो डिडक्शन 12,000 हो गया, तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू होगी 1,08,000। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल था। मतलब जो भी कॉस्ट आ रही है अटेंडेंट की वो टैक्सेबल कर देनी है और कम कर देना जो भी डिडक्शन हो रहा है। ठीक है, यस सर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। अगर उसको गैस की फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी, वाटर की फैसिलिटी दे रखी है तब क्या होगा। तो उस वाले केस में अगर मान लो अगर खुद बना रहा है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई, अगर खुद नहीं बना रहा है बाहर से ले रहा है तो उसका जो भी अमाउंट वो पे कर रहा है। तो ऐसा मान लेते हैं अभी वो बाहर से ले रहा है, तो अमाउंट उसने क्या पे किया है, अब देखो। सर रिक्विजिट वैल्यू, हाँ जी, रिक्विजिट वैल्यू कैसे कैलकुलेट की है? हाँ जी, अब तो देखो। परक्विजिट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होके आई है? नंबर 5 कॉलम पे जो है जी, नंबर 5 रो पे जो लिखा है परक्विजिट वैल्यू, सर हाँ, वो कैसे कैलकुलेट होके आई? ये इस फॉर्मूले से ओके है ना, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा ना, यहाँ पर लिखा हमने फॉर्मूला। 500, देखो ये 5200 आ गई ना, टोटल 5200। और ये 5200 कैसे आएगी यही तो मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पर ज़्यादा के। ठीक है ना, अब ये मैं बताने जा रहा हूँ ना, अभी बताया कहाँ है। ओके ओके ठीक है। हाँ, अभी तो मैंने ये बताया आपको 1,08,000 बताया। कॉस्ट, अभी मैंने ये स्वीपर वाला बताया था आपको 1,08,000। ये 1,08,000 मैंने बताया था ना आपको। अब सर आपको एक मिनट आपको पहले वाली टैब खोलना जो आपने अभी स्वीपर वाली खोल दी थी। सर इसमें जो ये लिखा है पेएबल मंथली रिडक्शन है ना सर, ये 54,000 है सर, ये समझ में नहीं आया। नहीं, मंथली डिडक्शन 500 है ठीक है, स्वीपर का, गार्डनर का 100 है पर मंथ, वॉचमैन का 300 है ठीक है। और पर्सनल अटेंडेंट का 100 है। सर फर्स्ट केस में स्वीपर की कैसा है ये परक्विजिट वैल्यू में ये जानना चाह रहा हूँ। जैसे 12 है ये, है ना, 12 मंथ उसने सर्विस प्रोवाइड कराई, तो मंथली सैलरी में मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, है ना? हाँ, तो आप एक काम कीजिए ना, हाँ, आप एक काम कीजिए, ठीक है। हाँ, ओके, 80 कम कर। हाँ, ये चलो 45,000 लिख दिया हमने। हाँ हाँ, ये देखिए, तो ओके, टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, टोटल उस पर कॉस्ट आ रही है 5,000 कंपनी को। ठीक है, उसमें से वो 500 डिडक्शन कर ले रही है, तो 100 इसका लॉस सर। मतलब ठीक है 4,500 है ठीक है नेट। सर, और बस यही पूछ रहा था। तो 12 मंथ से कर लिया तो 54,000 आ गया, ठीक है, ये कंफ्यूजन का सबसे समझ गया। है ना। तो एक का 54,000 आ गया, तो सभी का हमने गार्डनर का भी ऐसे ही किया, वॉचमैन का ही ऐसे ही किया, पर्सनल अटेंडेंट का ऐसे किया, हमने एक साथ कर लिया, 4 कैलकुलेशन की जगह एक कैलकुलेशन कर लिया था। डिडक्शन है उसे सैलरी में से काटना है। हाँ, अब ये भी तो हो सकता है ना, स्वीपर मान लो 12 मंथ तक रखा, गार्डनर 1 मंथ तक ही रखा, वॉचमैन 3 मंथ तक रखा, तो हम अलग अलग कैलकुलेशन कर लेंगे, इसमें क्या है। ठीक है सर, समझ गया, प्लीज कैरी। अब देखिए गैस वाटर है, ये भी ऐसा ही है। अब मान लो उसे गैस की फैसिलिटी दे रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की दे रहा है, और वाटर की दे रहा है, और ये मान लिया कि वो बाहर से सप्लाई करवा रहा है, कोई भी सप्लायर से ले रहा है, तो उसको मान लो कितनी यूनिट दे रहा है या क्वांटिटी दे रहा है। गैस सिलेंडर मान लो 2 दे रहा है वो, ठीक है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी का मतलब 500 दे रहा है वो, टोटल एनर्जी 500 दे रहा है यूनिट, और वाटर की सप्लाई की 100 यूनिट दे रहा है। तो कॉस्ट यूनिट पर टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही है उसको, 1,000 पर सिलेंडर पड़ रही है। ये यानी कि सप्लाई, 2000। हाँ, ये सिक्स रुपीज़ पर यूनिट पड़ रही है। ये वाटर की 5 रुपीज़ पर यूनिट पड़ रही है, मैंने मतलब एजम्पशन ले लिया, और उस कुछ डिडक्शन कर रहा है वो, 200 डिडक्शन कर रहा है, 100 डिडक्शन कर रहा है, सप्लाई वाटर का कुछ नहीं कर रहा, तो पर यूनिट वैल्यू कैसे आएगी। तो आगे तो ठीक है, तो पर यूनिट वैल्यू कितनी आएगी, टोटल कॉस्ट उसको पड़ रही है 5,500। बिल्कुल। ठीक है, ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,500 आएगा।
इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो 5500 आ जाएगा। यस सर, तो ठीक आप है, और डिडक्शन 300 है उसका, तो डिडक्शन इसका 200 प्लस 100 300 आ जाएगा। तो 5500 और माइनस 300 5200 इसका वैल्यू आ गई, 5200 इसकी वैल्यू आ गई। मतलब ये दोनों तो सिंपल है, सेम जैसे ही होगा। ठीक है ना, मतलब गैस और इलेक्ट्रिसिटी वाटर वाला और ये डोमेस्टिक सर्वेंट वाला, ये दोनों सेम जैसे ही है। अब एजुकेशनल फैसिलिटी का भी लगभग ऐसा ही है। एजुकेशनल फैसिलिटी का देखो, अब देखिए फ्री कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटी है। तो मान लीजिए कि उसका स्कूल नहीं है, कोई बाहर के स्कूल को ये अपना मतलब कि सैलरी पे करता है या फीस पे करता है। ठीक है, एजुकेशन फीस पे करता है एम्प्लॉयर, मतलब कंपनी। तो मान लो पूरे साल में वो 50,000 पे करता है। ठीक है, तो पूरे साल में 50,000 पे करता है, तो 50,000 ऐड हो जाएगा। और एग्जाम हमने क्या बताया था इसमें, इसमें देखो हमने एग्जाम बताया था 1000 पर मंथ एग्जाम क्या बताया था पर चाइल्ड। तो मान लिया हमने कि उसका एक ही चाइल्ड है, तो 1000 पर मंथ, तो एग्जाम कितना हो जाएगा 12,000, तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू 38,000 आ जाएगी। ये भी वैसे ही है, सिंपल ही है। इसमें बताइए कोई डाउट हो तो आपको। तो सर बड़े अच्छे से समझाया सर आपने, मेरे सारे डाउट क्लियर हो गया ना क्लियर। यस सर। अब मान लो अगर मैं प्रैक्टिकल अगर नहीं बताता तो थ्योरेटिकल पढ़ के तो कुछ समझ में नहीं आता। यस सर, आपने बिल्कुल सही कहा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन था इंट्रोडक्शन को लेकर, अब नहीं। हाँ, वो फिर धीरे धीरे एक ही चीज़ फिर बार बार रिपीट होती है ना, फिर वो कंफ्यूजन दूर हो जाता है। तो प्लीज आज नोट्स मत भूलना। चलिए मैं नोट्स आपको शेयर कर दूंगा अभी। थोड़ी प्रैक्टिस कर लूंगा, आ जाएगा मेरे को। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और किसी को कोई डाउट है तो बताइए। कोमल जी की शायद क्लास मिस हो गई, वो है नहीं क्लास। सिमरन जी कोई डाउट है आपको। आई डोंट थिंक। मुझे लग रहा है सिमरन जी को भी जुकाम हो रखा है। सर आपकी सर जो डॉटर है सर, वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई। हाँ, वो कल ही हो गए थे, अब ठीक है, बेटर है, काफ़ी बेटर है। ओके दैट्स फाइन। चलिए फिर, कोई डाउट नहीं है तो फिर एंड करते हैं। और आपके साथ ऐसी टच पे बने रहेंगे जब आपका ट्रांसफर भी हो जाएगा, याद रखना सर। ओके ओके, थैंक यू, बाय। ओके सर, थैंक यू। गुड नाइट।